डेट है आज 17 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है थवेट्स ग्लेशियर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये ग्लेशियर कहाँ पे है, क्योंकि साइंटिस्ट हैं इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये पाया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यानी कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से ये मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है ग्लेशियर। ये है थवेट्स ग्लेशियर। ये अंटार्कटिका में बहुत सारी जो बर्फ़ जमी हुई है ग्लेशियर। इसका और भी एक नाम है डूम्सडे ग्लेशियर। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, डूम्सडे ग्लेशियर या थवेट्स ग्लेशियर। कहाँ पे है? वेस्ट अंटार्कटिका में है ये। यहाँ पे देखो, ये है अंटार्कटिका, ये वाला अंटार्कटिका पार्ट, और ये वेस्ट अंटार्कटिका में है थवेट्स या डूम्सडे ग्लेशियर। फास्ट मूविंग ग्लेशियर है ये, और इसका साइज है ग्रेट ब्रिटेन के जितना। जितना ग्रेट ब्रिटेन, ये देखो यहाँ पे, ये ग्रेट ब्रिटेन कंट्री है, यहाँ पे इतना साइज है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है ओमोर्गस खंडेस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है बीटल स्पीसीज़ की न्यू वैरायटी। ये देखो, ये है बीटल। इसे हिंदी में भृंग या मोगरी के नाम से जानते हैं, बीटल, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते हो कौन है ये। जूलॉजिकल सर्वे 1916 में बनाई थी अंग्रेजों ने, आज़ादी से पहले। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है। काम क्या करती है? सर्वे करते रहती है फोना के बारे में। फोना का क्या मतलब है? फोना का मतलब है आपके बर्ड या एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, कीड़े या मकोड़े होते हैं ये, इनके बारे में ये रिसर्च करती रहती है, डिस्कवरी करती रहती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। जो ये बीटल है, जो नई स्पीसीज मिली है, ये एक नेक्रोफेगस है। नेक्रोफेगस का मतलब क्या होता है? ये देखो, ऐसे अर्थ्रोपोड होते हैं, अर्थ्रोपोड, जो इंसेक्ट या स्पाइडर वगैरह होते हैं, अर्थ्रोपोड, जो कि किस पे डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं रिमेन्स पे, यानी कि जो अवशेष बचते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनको खाते हैं ये। यानी कि जो ऐसे मान लो कोई भी कीड़ा या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई जानवर मर गया है, अब वो किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको खा के उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, मिट्टी में मिल गए हैं, यानी कि उसके रिमेन्स रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं, तो उनको खा के ये जीते हैं। ऐसे प्राणी को बोलते हैं नेक्रोफेगस। और इसे क्रेटिन बीटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी ये जो बनी होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है, आउटर जो लेयर है इसकी, और प्रोटीन का ही पार्ट है क्रेटिन, यानी कि क्रेटिन किसका पार्ट है? प्रोटीन का। तो क्रेटिन बीटल के नाम से भी जानते हैं। ट्रोगीडा फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। जो न्यू स्पीसीज मिली है, इसके मिलने के बाद ऐसी हमारे इंडिया में 14 स्पीसीज हो गई हैं बीटल की। बीटल की 14 वैरायटी पाई जाती हैं अपने इंडिया में। ये देखो, अपनी बॉडी को ना सॉइल से हाइड कर लेते हैं, मिट्टी से अपने आप को ढक लेते हैं, मिट्टी के नीचे ये रहते हैं, इसलिए इन्हें हाइड बीटल के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्रोफेगस होते हैं ये हम जान चुके हैं। ये एर्थ्रोपोड्स होते हैं जो डायरेक्टली डेड रिमेन्स पे फीड करते हैं, यानी कि जो ऐसे प्राणी जो मर चुके हैं, उनके अवशेष बचे हैं, उनको ये खाते हैं। और एर्थ्रोपोड तो आप जानते हो क्या होते हैं? एर्थ्रोपोड आते हैं जैसे इंसेक्ट, कीड़े वगैरह हो गए, या फिर स्पाइडर जो मकड़ी होती है। ये कैसे होते हैं एर्थ्रोपोड? डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि ऐसे प्राणी जो इनवर्टेब्रेट हैं। इनवर्टेब्रेट का क्या मतलब होता है? यानी कि जिनके पास ना तो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, और ना ही उनका इंटरनल स्केलेटन होता है। स्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटन का मतलब है कंकाल, जो हड्डियों का कंकाल बना होता है। इंटरनल बॉडी में जो ना तो इनके स्केलेटन होता है, ना ही इनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है। हाँ, लेकिन इनका एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, यानी कि आउटर बॉडी जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की, और वो थोड़ी हार्ड होती है, जैसे कि मकड़ी। लेकिन इंटरनल कोई स्केलेटन नहीं होता। इनको ही बोलते हैं एर्थ्रोपोड। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। ये अथॉरिटी देखो, अभी इसने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है
स्टेट लेवल पे मीटिंग कराई है इसने। ये क्या करेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी पे इसने फोकस किया है, वित्तीय शिक्षा यानी कि डिजिटल लिटरेसी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी होती है, जैसे ऑनलाइन आपको मोबाइल वगैरह ये सब की जानकारी देना, ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको बैंक का बारे में नॉलेज हो, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी में सब आ जाता है, शेयर बॉन्ड खरीदना बेचना ये सब। ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कराई है इसने। कहाँ पे कराई है, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, वहाँ पे कराई है। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके इस अथॉरिटी ने ये कॉन्फ्रेंस कराई है। किस लिए कराई है, मेनली देखो इसमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये इन्वेस्टर को एम्पावर करने के लिए। इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर है निवेशक, जो आपके शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इन्वेस्टर को फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कराई है। जो ये अथॉरिटी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी 2016 में बनाई गई थी। कंपनीज एक्ट 2013 का, इसके अंदर ये रजिस्टर है ये अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का काम क्या है, इस अथॉरिटी का काम यही है, जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, ये एक फंड है जो इन्वेस्टर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इससे पैसा लिया जाता है और इन्वेस्टर को अवेयर किया जाता है, जो निवेशक हैं उनके अंदर, यानी कि उनको जागरूक किया जाता है। तो इस फंड को ही एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इस अथॉरिटी के पास। और ये अथॉरिटी देखो इन्वेस्टर को जागरूक भी करती है, उसके साथ साथ ये इन्वेस्टर को जो उनका शेयर का रिफंड है उसको प्रोवाइड करती है। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब जो शेयर पर प्रॉफिट मिलता है उसको रिफंड करती है। मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर है उसका फंड है, उसको ये इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है। किसके अंदर काम करती है ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ये मिनिस्ट्री आपको जरूर याद रखनी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और जो ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वो देखो ऊपर थी अथॉरिटी जो इस फंड को एडमिनिस्टर करती है। और ये फंड कब बनाया गया था, ये फंड बनाया गया था, एक एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ इंडिया में, कंपनीज एक्ट 1956। अब ये एक्ट को 2013 में कन्वर्ट कर दिया है, कंपनीज एक्ट 2013 वाला एक्ट है ये, लेकिन 2013 से पहले ये था कंपनीज एक्ट 1956। इसमें अमेंडमेंट किया 1999 में, 1999 में, तो ये बन गया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999। इसके थ्रू 205C सेक्शन जोड़ा, इसके अंदर ये फंड रजिस्टर किया, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स क्या हैं और ये ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, अभी न्यूज़ में क्यों है। देखो आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, बीबीसी के ऑफिस पे आईटी ने रेड मारी है, यानी कि रेड डाली है आईटी डिपार्टमेंट ने, हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये रेड की है, कंडक्ट की है, सर्वे की है, एक तरह से रेड नहीं सर्वे की है इसके अकाउंट को, बीबीसी के अकाउंट को। बीबीसी क्या आप जानते हो, बीबीसी एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है जिसका यूट्यूब पे भी चैनल है और 64 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये न्यूज़ प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। बीबीसी चैनल मेनली बीबीसी कहाँ का है, ब्रिटेन का है बीबीसी, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में इसने अपनी ब्रांच खोली हुई है, जैसे इंडिया में बीबीसी हिंदी। तो बीबीसी पे ये आरोप लगाया है कि बीबीसी ने ये फॉलो नहीं किया आर्म लेंथ अरेंजमेंट, आर्म लेंथ अरेंजमेंट इसने फॉलो नहीं किया। और आर्म लेंथ अरेंजमेंट क्या होता है, आर्म लेंथ अरेंजमेंट होता है एक प्रोसेस है, इसके बारे में लास्ट में जानेंगे क्या है। तो इसने ये फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से जो प्रॉफिट है इसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ कहाँ से आता है, एक कानून बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में प्रोविजन है जिसके थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स फॉलो करने होते हैं किसी भी एजेंसी को, कंपनी को। तो क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग और कैसे काम करता है ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो देखो
कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम, जब कोई भी सामान, गुड्स, माल, वस्तु, सेवाएं, टेक्नोलॉजी बेचते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी किसी भी रिलेटेड इंटरप्राइजेज या अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होती है, किसी भी कंपनी के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, किसी के बीच में भी, लेकिन ये कंट्रोल होता है एंटिटी द्वारा। तो यही जो प्राइस है इस ट्रांजैक्शन का, जैसे मान लो कोई गुड्स बेचने में ये ट्रांजैक्शन हुई, अब ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है, मान लो 1,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, तो ये जो प्राइस है यही होगा ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी से गुड्स को बेचा। तो ये कंपनी ये ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज कैसे करती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग को अपना जो टैक्स बर्डन है ना, पेरेंट कंपनी है, जैसे मान लो कोई ए कंपनी है, ये किसी गुड्स को बेच रही है बी कंपनी को, तो अब जब ये बेच रही है, वो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, ये अपना टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, ये काम कैसे करता है, देखो इसे जानो आप। जैसे मान लो कंपनी ए है, इसने कोई गुड्स 100 रुपये की गुड परचेज की, अब 100 रुपये की गुड इसने परचेज की, लेकिन बी कंपनी को 200 रुपये की बेच दी किसी अनदर कंट्री में। मान लो ए कंपनी इंडिया की है, इंडिया में रहती है, इंडिया में इसका सब कुछ बेस है, इंडिया में ये कंपनी एस्टेब्लिश है, इंडिया में ये अपना माल बना रही है। इसने इनपुट खरीदा, यानी कि 100 रुपये की गुड्स खरीदी। अब जब 100 रुपये की गुड खरीदी वस्तुएं, लेकिन इसने किसी दूसरी कंट्री में, मान लो यूएस में, अमेरिका में 200 रुपये की वो गुड्स बेच दी बी कंपनी को, यानी कि 100 रुपये ज़्यादा की बेची, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसे। टोटल ट्रांजैक्शन 200 रुपये का हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। अब इसे जो टैक्स देना पड़ेगा, अब इस पे तो देना पड़ेगा भाई साहब, प्रॉफिट पे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस बी कंपनी ने, जो बी कंपनी था जिसको बेचा था इसने, इस बी कंपनी ने ओपन मार्केट में उसी वस्तुओं को 400 रुपये में सेल कर दिया। अब जो ये बी कंपनी थी, ये बी कंपनी पता है कौन थी, इसी की एक दूसरी सब्सिडायरी कंपनी थी, जो ए कंपनी ने बी कंपनी को भेजा था यूएस में, इसी की जानने वाली कंपनी थी बी। अब बी जो प्रॉफिट है, ये 400 रुपये में से प्रॉफिट ए कंपनी को ही दे देगी, लेकिन जो ए कंपनी थी इंडिया में, इसको तो 100 रुपये पे ही टैक्स देना पड़ेगा ना, लेकिन इसने बी कंपनी को बेच के सामान, और बी ने ओपन मार्केट में 400 रुपये का बेच दिया, फायदा कमा लिया और इसने ले लिया। लेकिन इंडिया से इसने 200 रुपये का जो बेचा था सामान, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसी पे ही इसे को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इसने टैक्स घटा लिया। अगर मान लो ये यहीं पे ए कंपनी यहाँ से जो इंडिया में जो एस्टेब्लिश है, ये ओपन मार्केट में 400 का डायरेक्टली बेचती, तो इसे 400 रुपये 100 रुपये में खरीदी थी, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इस पे टैक्स देना पड़ता। तो इस तरह से टैक्स को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करती हैं ये कोई भी कंपनी। तो इसने आर्म लेंथ प्राइस का भी फॉलो नहीं किया। तो आर्म लेंथ प्राइस या आर्म लेंथ अरेंजमेंट है क्या, जो इसने बीबीसी ने फॉलो नहीं किया। देखो ये प्राइस है, जब भी मान लो कोई खरीदार है, कोई खरीदने वाला है, बायर है, या कोई बेचने वाला है, लेकिन दोनों आपस में नहीं जानते किसी को। विलिंग बायर है, कोई खरीदना चाहता है वस्तु, और विलिंग अनरिलेटेड सेलर है, सेलर। मान लो कोई बायर है और कोई सेलर खरीदना चाहता है, बायर कोई वस्तु और कोई सेलर बेचना चाहता है फ्रीली। इन्होंने एग्री किया है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और ये ट्रांजैक्शन हो रही है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ए कंपनी ने, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा, ए कंपनी ने बी कंपनी को यूएस में बेचा, लेकिन ये इसी की सब्सिडायरी कंपनी थी, इसको जानती थी इसी कंपनी को, तो फिर कहेंगे कि आर्म लेंथ जो अरेंजमेंट है या आर्म लेंथ प्राइस है, इसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर ए कंपनी मान लो बी को जानती नहीं है, इसने बी में यानी बी को बेचा यूएस में, लेकिन बी जानती नहीं है, कोई अदर कंपनी है, ए से कोई लेना देना नहीं है। अब इसने भले ही 400 में बेचा हो, 500 में बेचा हो मार्केट में, लेकिन जो इसको प्रॉफिट हुआ है बी कंपनी को मिलेगा, ये ट्रांसफर नहीं करेगा ए को। समझ रहे हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर समझेंगे कि आर्म लेंथ प्राइस का इसने वायलेशन नहीं किया, पालन किया है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जब भी किसी दो पार्टी के बीच में ये बाइंग और सेलिंग हो, तो इसी को बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस या फिर आर्म लेंथ अरेंजमेंट। अच्छा, आईटी की जो सर्वे है या रेड में क्या फ़र्क है? अभी आईटी ने सर्वे किया है बीबीसी का। सर्वे का मतलब ये है कि जो भी टैक्स ऑफिशियल जाते हैं, कोई भी अफसर जाता है, मान लो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाता है,
कोई IRS जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, या कोई इंस्पेक्टर जाता है इनकम टैक्स का, तो वो क्या करते हैं ऑफिसर, वो सिर्फ सर्वे करते हैं कैश का, कितना कैश है, कितना स्टॉक है इसके पास, कितने आर्टिकल हैं वैल्यूएबल, कितनी चीज़ें हैं, कितनी वैल्यू इनकी, क्या प्राइस है, सिर्फ सर्वे करेंगे, उसको रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि कोई जब्त नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, सील नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। लेकिन जब सर्च करते हैं या रेड डालते हैं, उसमें क्या होता है, ऑफिशियल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, अकाउंट को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, किसी वैल्यूएबल आर्टिकल को वो लेके आ सकते हैं, सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है सर्वे और रेड में। नेक्स्ट टॉपिक है हेयर कट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है हेयर कट। हेयर कट क्या होता है सिर्फ इतना जानना हमें। अभी देखो इंडिया ने चाइना से कहा है कि भाई साहब जो आपने पुअर कंट्रीज़ को लोन दे रखा है उस पर आप हेयर कट कर दो, सहायता करो इकोनॉमी रिकवरी के लिए, ताकि उनकी कोरोना के बाद जो हालत ख़राब हुई है उनकी इकोनॉमिक रिकवरी हो। क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि देखो IMF ने भी चाइना के लिए हेयर कट किया है। तो क्या है ये हेयर कट, देखो किसी आदमी ने, ये A आदमी है, इस B आदमी को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, अब इस पे ब्याज भी लेना था इसे, अब 100 रुपये के काफ़ी हो रहे हैं, मान लो मिला के टोटल मान लो इसने 70 80 90 रुपये दे होंगे, टोटल मिला लो 100 रुपये हो गया। अब 100 रुपये इसको वापस करने हैं, लेकिन ये 100 रुपये दे ही नहीं पा रहा। अब A आदमी क्या कहेगा, भाई साहब चलो आप 100 नहीं दे पा रहे हो तो 50 दे दो, 60 दे दो, 70 दे दो या 40 दे दो, कुछ दे दो, आप पूरा नहीं दे पा रहे हो तो मैं माफ़ कर दूंगा, बाकी के मान लो 100 रुपये देने थे B को वापस, आप मान लो 70 रुपये दे दो। अब 70 रुपये दे दिए, यानी कि 30 रुपये माफ़ कर दिए। अब ये 30 रुपये क्या हो गया, हेयर कट, इसी को बोलते हैं हेयर कट, यानी कि 100 पे 30 माफ़ किया, यानी कि 30% का हेयर कट दे दिया। तो यही होता है हेयर कट, सिंपल भाषा में समझाया बिल्कुल आपको। तो कोई भी बैंक हो या क्रेडिटर कंट्री मतलब लोन देने वाली कंट्री, तो वो हेयर कट जब भी करती है, इसका मतलब ये होता है कि जितना उसने पर्टिकुलर लोन अमाउंट दिया होता है उसका वो कम, लेस देन व्हाट वाज ड्यू इन पर्टिकुलर लोन अकाउंट, जितना वो ड्यू होता है, जितना उसे लेना होता है उससे कम वो स्वीकार करता है, तो उसको बोलते हैं हेयर कट। यानी कि अगर मान लो IMF या किसी बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए किसी बोरोअर को उधार को दिए, मान लो पाकिस्तान को, और वापस वो 8,000 करोड़ ही ले, तो उसने 2,000 करोड़ माफ़ कर दिया 10,000 पे, यानी कि 2,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कितना होगा, तो 20% कट कर दिया, यानी कि उसे तो लॉस ही हो गया ना, कह सकते हैं लॉस उठा रही है वो हेयर कट के, कोई भी जो क्रेडिटर कंट्री है या बैंक है जो लोन दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया ने विंडफॉल टैक्स कट कर दिया, कम कर दिया, किस पे, क्रूड ऑयल पे। पहले देखो 2100 रुपये पर टन ले रहा था इंडिया क्रूड ऑयल कंपनीज पे, अब 1900 रुपये कर दिया। इस वजह से ये विंडफॉल टैक्स न्यूज में आया। ये जुलाई 2022 में इम्पोज किया था, लगाया था इन कंपनीज पे जो ऑयल कंपनी है, क्रूड ऑयल कंपनी है जो पेट्रोल डीजल वगैरह बनाती है। क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो ज़्यादा कमाई कर रही थी, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। रसिया यूक्रेन वार की वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्या है, बढ़ गया था, और इसकी वजह से ज़्यादा कमा रही थी। ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह बेच क्रूड ऑयल कच्चे तेल से बना के, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। खरीद रही थी उसी प्राइस में, लेकिन बेच रही थी बहुत ज़्यादा प्राइस में। तो क्या होता है विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स जब लगाया जाता है, देखो कोई कंपनी है, मान लो इसने कोई आर्टिकल खरीदे 100 रुपये के, 100 रुपये के खरीदे, और ये प्रॉफिट कमा रही थी 120 रुपये इसे बेच के। इसमें प्रोसेसिंग कुछ मान लो 5 रुपये की प्रोसेसिंग की, और आगे 120 रुपये में बेच के ये 15 रुपये कमा रही थी। 105 रुपये का टोटल इसका मान लो आया प्रोडक्शन कॉस्ट। 100 रुपये में कच्चा माल खरीदा, 5 रुपये अपने आप लगाए प्रोसेसिंग में, 120 रुपये की बेची, तो 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन देखो कुछ ऐसा होता है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है इसके आर्टिकल की, और डिमांड की वजह से इसका जो 120 रुपये का जा रहा था, इसने प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड बढ़ गई, तो अब ये जा रहा है 150 रुपीज़ का या 200 रुपये का, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट सेम ही है 105 रुपये, अब जा रहा है 200 रुपये का, यानी कि 95 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इस टाइम पे जो अनएक्सपेक्टेड इससे प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पे ही टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। और इसको जो गेन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है जो, इसी को बोलते हैं विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स इज ए हायर टैक्स रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट। अचानक से जो बिग प्रॉफिट हो जाता है उस पर लेवीड किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, लेवीड ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री पे, उसी को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। और यही टॉपिक थे आज के।